गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक नंबर 10 तक कर लिया था कि एलिमेंट जो है किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा या अपने आप में स्टेबल है या नहीं है। अब देखते हैं एटॉमिक नंबर 10 11 के लिए। एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम के लिए। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना? तो किया आपने ये सब? एटॉमिक नंबर 11 से 20 तक जो काम हमने पिछली क्लास में किया था, क्या आपने अटेम्प्ट किया? देखिए, एटॉमिक नंबर 11 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं 12। ये आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। अब देखिए, इसके न्यूक्लियस के अंदर 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से। ठीक है। अब देखिए, आउटरमोस्ट सेल इसकी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। इसका मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये रिएक्टिव होगा, ये रिएक्ट करेगा। ठीक है। और नेचर के अंदर भी ये कंबाइंड स्टेट में मिलने वाला है। अब देखिए, सोडियम के पास दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि आउटरमोस्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको निकाल के ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना ले अपना 2 8। ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये थी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि सोडियम जो है ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे और ये बन जाए Na7- और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 288। ठीक है। अब देखिए, ऐसी सिचुएशन हमने पहले भी देखी है। सेम सिचुएशन हमने एटॉमिक नंबर 3 के लिए देखी थी, लिथियम के लिए, जहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में स्टेबल बन रहा था और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके भी ये अपने आप को स्टेबलाइज कर रहा था। लेकिन इन दोनों कामों में से आसान काम कौन सा होगा? ये दो पॉसिबिलिटी थी, इनमें से आसान पॉसिबिलिटी कौन सी है? तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालना एक आसान होगा इसके लिए। इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। और 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है। तो ये काम पॉसिबल नहीं है और जनरली आपको यही नेचर के अंदर मिलता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सोडियम की टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होगी। टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगी हमेशा। ठीक है बेटा। इसी तरह से एटॉमिक नंबर 12 के लिए देखते हैं। एटॉमिक नंबर 12 होता है मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम 12 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। ठीक है। अब देखिए, इसके न्यूक्लियस के अंदर 12 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है बेटा, ये सर्कुलर होते हैं। ये शेप मेरे से थोड़ा सा ठीक नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन ये सर्कुलर ही होगा। अब देखिए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल गया। अब आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। अब इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी थी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में हैं, इनको निकाल के ये बन जाए मैग्नीशियम 2+ और ये हो जाएगा 2 8। ठीक है। एक ये भी पॉसिबिलिटी थी कि मैग्नीशियम जो है ये 6 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने आप को बना ले मैग्नीशियम 6- और बन जाए 288। अब इनमें से एक ही काम पॉसिबल होता है और दूसरा काम पॉसिबल नहीं होता है। ऐसी सिचुएशन हमने बेरिलियम के लिए भी देखी थी। ठीक है। तो ये काम आसान है इसलिए हो जाता है, और ये काम मुश्किल है, ये काम नहीं होता है। ठीक है बेटा।
अब इसके लिए टेंडेंसी क्या होगी हमेशा, इसके लिए टेंडेंसी हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की ही रहेगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की ही रहेगी। ठीक है बेटा, ये केस है मैग्नीशियम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम के लिए, एटॉमिक नंबर 13, 27 इसका मास नंबर होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, ये बन जाएगा 283। इसके न्यूक्लियस के अंदर 13 प्रोटॉन होंगे और 14 न्यूट्रॉन होंगे, 14 इसमें न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी है एल्यूमिनियम के पास कि जो आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है इनको निकाल दे और ये बन जाए एल्यूमिनियम 3+। और दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि एल्यूमिनियम जो है ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बन जाए एल्यूमिनियम 5-। तो इनमें से आपको पता है ये काम आसान है तो ये हो जाता है, और ये काम मुश्किल है इसलिए ये काम नहीं होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास, अब इसकी टेंडेंसी कैसी होगी, इसकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की होगी, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये सेम सिचुएशन जो है आपने बोरॉन के लिए भी देखी थी। ठीक है, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है सेम ग्रुप के अंदर आते हैं बेटा, जिस जिसका सेम बन रहा था ना वो सारे के सारे सेम ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में जाके एक बार चेक कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक नंबर 14, ये होता है सिलिकॉन के लिए, 14, 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 14। ये आपका कार्बन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, इसमें 14 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए सिलिकॉन जो है या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और बन जाए Si4+4 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 280 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और बन जाए Si4-। ठीक है बेटा, अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन एक में गेन हो रहा है एक में लॉस हो रहा है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बराबर है, तो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल होती है। ठीक है बेटा, दोनों बातें यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होंगी। ये टेंडेंसी थी। अब इसमें एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक नंबर 15 होता है फॉस्फोरस के लिए, मास नंबर 31, 285 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। न्यूक्लियस के अंदर 15 प्रोटॉन होंगे और 16 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और थर्ड सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके पास भी 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी रहेगी कि 5 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे और बन जाए P5-, P5+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाए 28। दूसरी पॉसिबिलिटी रहेगी कि फॉस्फोरस जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, और ये बन जाए P3-। अब देखिए इन 2 पॉसिबिलिटी में से अब सिस्टम उल्टा चल चल पड़ा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे गेन करना आसान होगा और ये काम थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास, तो इसकी टेंडेंसी कैसी होगी बता सकते हो, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होगी।
नेक्स्ट आपके पास एटॉमिक नंबर 16 सल्फर। सल्फर 1632 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 16। न्यूक्लियस के अंदर 16 प्रोटॉन होंगे, 16 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। अब सल्फर के पास भी दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करे और बन जाए S6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरी पॉसिबिलिटी कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे और बन जाए S2 नेगेटिव 288। तो आपको पता है यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी आसान है और ये वाली पॉसिबिलिटी मुश्किल है। ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी कैसी होगी? इसकी टेंडेंसी भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होगी। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, ये एटॉमिक नंबर 16 के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एटॉमिक नंबर 17 के लिए। एटॉमिक नंबर 17 यानी कि क्लोरीन 1735। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17। नंबर ऑफ प्रोटॉन 17। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18। 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके 17 होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के पास भी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्लोरीन +7 बन जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी कि क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये वाला काम आसान होगा तो ये हो जाता है, और ये वाला काम मुश्किल है, ये वाला काम नहीं होता है। एटॉमिक नंबर 18 आर्गन 1840। 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22। ठीक है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें मिलेंगे आपको 18 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 22 मिलेंगे। ठीक है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में ये एक आध जो है इस सर्कल से ऊपर नीचे बन जाता है, तो ये इसके ऊपर ही मान के चलना, ऐसा नहीं कि बीच में होता कोई इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थर्ड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आउटर मोस्ट सेल जो है कंप्लीटली फिल्ड है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसका। ऑक्टेट कंप्लीट अगर है तो ये किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस नहीं करता है। इट डज नॉट कंबाइन। ठीक है। और आपको बताइए आर्गन क्या होती है? एक नोबल गैस होती है, और नोबल गैस कंबाइन नहीं करते हैं, ये अपने आप में स्टेबल है। ठीक है। ये एटॉमिक नंबर 18 के लिए है। उसके बाद एटॉमिक नंबर 19 पोटाशियम 39, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 19 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। ठीक है। गलती 19 प्रोटॉन होंगे और 20 न्यूट्रॉन होंगे। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और थर्ड सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और फोर्थ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, इस तरह से।
अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हल्का फुल्का सोडियम और लिथियम जैसा होगा, यानी कि पोटासियम 2881 है आपके पास। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो आउटर मोस्ट सेल जो है ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा K+288। ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी, और दूसरी पॉसिबिलिटी होगी आपके पास कि आउटर मोस्ट सेल में ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन गेन करने के यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। ठीक है बेटा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, ये कभी नहीं होता है। ठीक है, और ये काम आपको जनरली देखने को मिलता है। उसके बाद है लास्ट अपना कैल्शियम, कैल्शियम 2040। ठीक है, ये आता है आपके पास 2882। अब इसकी टेंडेंसी बता दो फटाफट क्या होगी। हाँ बेटा, ये किस तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेगा बताओ। कैल्शियम जो है 2882 है। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकता है और बन जाएगा कैल्शियम 2+। ठीक है बेटा, और दूसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी, केवल यही पॉसिबिलिटी आपके पास पॉसिबल है। तो कुल मिला के आपने जो है नेचर समझ लिया एलिमेंट्स का, कौन किस तरह की प्रॉपर्टी रखेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ये रिलेटेड होती है डायरेक्टली रेडोन के बारे में पूछ रहे हो बेटा। अनु देखो, रेडोन के लिए भी हम कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, लेकिन इस चीज को समझने से पहले आपको जो है क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। ठीक है बेटा, मैंने आपको 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, पहला तो बोर के हिसाब से और दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से, क्वांटम नंबर के हिसाब से। ठीक है, जब आपको दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा तब आप रेडोन के लिए भी इस तरह की चीजें जो है बना के देख सकते हैं। ठीक है, और रेडोन एक नोबल गैस है, तो रेडोन जो है रिएक्ट नहीं करता है, ये अपने आप में स्टेबल है। ठीक है बेटा, तो अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना आपने। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो है एटॉमिक नंबर 20 तक बात की है, तो उनको एक बार लिख लेते हैं सभी को। आपने जो है हाइड्रोजन के बारे में बात की, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, उसके अलावा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, और इधर आपने बात की है बोरोन, एल्यूमिनियम, उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, हीलियम, नियोन एंड आर्गन। अब देखिए कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जो है सिमिलर थी, मतलब एक जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, तो उसी उसी वजह से हम जो है इनको एक सिंगल ग्रुप के अंदर डाल देते हैं। जैसे कि आपने देखा लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इन तीनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी थी। ये तीनों एलिमेंट्स जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब के बारे में आपने देखा कि ये एलिमेंट भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इनके बारे में देखा आपने, 3 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस करके स्टेबलाइज करते हैं अपने अपने आप को। इनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी थी, ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी करते हैं और लॉस भी करते हैं। ये 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं यहाँ पे। ये वाले एलिमेंट जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाता है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको एक जिग जैग लाइन मिलेगी। ठीक है बेटा, उस जिग जैग लाइन को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक लाइन। ये जिग जैग लाइन कहाँ पे होती है ये आप बना लेंगे। ठीक है, तो इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ये जो लाइन होती है पी ब्लॉक के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कहे सीता जी सुनो प्रभु।
नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। इनको याद कर लेना बेटा, उससे तेरे को प्रॉब्लम। फिर चली बारात इंडिया से ऑस्ट्रेलिया। हिना, नेहा और करीना जेरोक्स रानी के। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। अब देखिए इसके अंदर एक जिगजैग लाइन मिलती है। ये जिगजैग लाइन जो है इन एलिमेंट्स के थ्रू गुजरती है। आप इनको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, ये जो है जिगजैग लाइन, इसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक लाइन। एम्फोटेरिक लाइन। ठीक है, इसका काम क्या है? इट सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब ये मेटल क्या होते हैं? metals are the elements metals are the elements which have tendency to lose electron। ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की रहती है, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। ठीक है, आपने जनरली पढ़ा है कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनियम के बारे में। तो ये सभी क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है बेटा। अब नॉन मेटल क्या होते हैं? तो नॉन मेटल्स होते हैं आपके पास आर द एलिमेंट्स which have tendency to gain electron। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। जनरली ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल बोलते हैं। ठीक है बेटा। ये जो एम्फोटेरिक लाइन है, इसके अगर आप राइट में देखोगे तो आपको मिलेंगे नॉन मेटल। ठीक है, अगर इसके आप लेफ्ट में देखते हो तो जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके मेटल कहलाएंगे। देखिए एम्फोटेरिक लाइन पे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ये 7 एलिमेंट जो है बक्से के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये जो डब्बे मैंने बनाए हैं, इन डब्बों के अंदर 7 एलिमेंट आ रहे होंगे। ये 7 एलिमेंट जो है स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मेटालॉइड्स। ठीक है बेटा। तो जो इस तरह के डब्बे के अंदर हैं एलिमेंट्स, यानी कि बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलुरियम, सॉरी, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, दीज आर मेटालॉइड्स। ये सारे के सारे क्या है? मेटालॉइड्स हैं। अभी मेटालॉइड क्या है? तो मेटालॉइड्स आर द एलिमेंट्स which have property which have property of both metal and non metal। कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी दोनों तरह की प्रॉपर्टी मिलती है, मेटल की भी और नॉन मेटल की भी। तो इस तरह के एलिमेंट को हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो ये डब्बे के अंदर जो दिख रहे हैं, ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। ठीक है बेटा। तो कुल मिला के हमने जो पीछे ये चक्रे बना के देखे हैं, ठीक है, इनसे हमने मेटल नॉन मेटल के बारे में भी समझ लिया। ठीक है, अब देखिए इससे एक नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ तक आपने समझ लिया होगा बेटा और लिख लिया होगा? बोलिए एक बार, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस अब सर, देखिए, एक मिनट स्क्रीनशॉट और ले लेते हैं। हाँ ले लो बेटा। देखो जितनी भी बातें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, सारी इंटर रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो एक एक बात को समझते जाना, और फाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शन में पहुंचेंगे, सारी की सारी बातें काम आएंगी आपको। ठीक है।
हो गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में EN लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अब EN क्या होता है? तो EN होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron, tendency to attract shared pair of electrons towards itself in a covalently bonded molecule, in a covalently bonded molecule। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखिए बोल रहे हैं कि ये टेंडेंसी क्या होती है? अट्रैक्ट करने की होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, किसमें? एक कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है। अब कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, ये हम बाद में समझेंगे जब बॉन्ड्स के बारे में हम जो है देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए केवल इतना समझो कि अगर ए और बी एलिमेंट इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा जनरली, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा, अपनी तरफ धकेल लेगा। इस टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है नेगेटिव चार्ज बनाने की टेंडेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ये जो हमने एलिमेंट देखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो क्लोरीन हमने देखा, तो क्लोरीन की टेंडेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, जिन एलिमेंट्स की टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नॉन मेटल्स आर हायर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स की जो है ज्यादा होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर आप मेटल्स को रिलेट करना चाहो तो मेटल्स की तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती ही नहीं, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी होती है, तो आप उसका उल्टा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल्स आर लोअर्स। ठीक है, मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लोअर होती है, कम होती है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक उल्टा कंसेप्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, अब इसकी अलग से डेफिनेशन नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज द रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होता है? उल्टा होता है बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर आपकी मेटल्स के देखोगे तो मेटल्स की सबसे ज्यादा होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी is highest for metals and lowest for non-metals। ठीक है बेटा, आप ऐसा बोल सकते हो। तो हम जो है एक ही चीज को पढ़ेंगे मेनली, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में बहुत कम बात करेंगे, अगर कहीं पे काम आता है तो आप याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उल्टा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटल्स का सबसे ज्यादा होता है और मेटल्स का कम होता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इसका उल्टा, यानी कि मेटल्स का सबसे ज्यादा होगा और नॉन मेटल्स का सबसे कम होगा। ठीक है, अब देखिए
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज हमें याद रखनी होती है, उन वैल्यूज का बहुत सारा काम आएगा। ठीक है, तो वैल्यूज याद रखने का तरीका है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम याद करेंगे वो हम याद करेंगे पोलिंग स्केल के हिसाब से, पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये वैल्यूज क्या हैं। ठीक है, और उनमें से कौन कौन सी आपने याद रखनी है। तो देखिए ये वैल्यूज आपके पास, अब ये सारी की सारी वैल्यू हमने याद रखनी है, याद नहीं रखनी है। ठीक है, इनमें से कुछ ही बातें हम जो है याद रखेंगे। देखिए हमें जो है केवल ये एलिमेंट्स के बारे में याद रखना है जो मैं यहाँ पे डब्बे के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये एलिमेंट हो गए, उसके अलावा आपको इन एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, केवल इतने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम याद करेंगे और बाकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इनको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए मैं सबसे पहले इन एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। उसके बाद इधर था बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन और इधर नोबल गैसेस हैं। अब आपको पता है नोबल गैसेस जो है जनरली कॉम्बिनेशन तो करती नहीं है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी नहीं होती। ठीक है, ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इनकी वैल्यू याद रखने का तरीका है, यहाँ पे हम रेफरेंस मानते हैं। सबसे पहले रेफरेंस वैल्यू है, फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4। ठीक है, 4.0 एग्जैक्टली, और ये होती है हाईएस्ट वैल्यू। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ये ध्यान रखना आप। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। जैसे जैसे इधर जाते जाओ आप 0.5 कम करते जाओ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5 एंड 1.0। ठीक है, याद हो जाएगी बेटा इस तरह से, ये वैल्यू याद कर सकते हो ना। एक बार लिख के देखोगे तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 0.5 डिक्रीज करना आपने। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन की स्पेशली ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो है 2.1 होता है। उसके बाद सोडियम पे आने के लिए 0.1 कम कर दो, इसमें 0.1 लेस कर दो। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ो 1.3 इंक्रीज करते हुए। ठीक है, 0.3 इंक्रीज करोगे 1.2, 1.5, 1.8, 2.1, और यहाँ पे इंक्रीज करो 0.4 का, 2.5, और यहाँ पे इंक्रीज करो 0.5 का, 3.0। ठीक है, क्लोरीन से फिर ब्रोमीन पे जाओगे 2.8 और ये 2.6। सोडियम से पोटासियम पे जाओगे तो सोडियम और पोटासियम की लगभग वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, 0.9 से 0.8, ये भी 0.8 होता है। ठीक है, और ये होता है 0.7, ये भी लगभग 0.7। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बाहर ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, जनरली फ्रांसियम का कोई भी हम कंपाउंड नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आपसे पूछ सकते हैं या सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपसे पूछ सकते हैं, ये होगा सीजियम। ठीक है, सीजियम क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ये दोनों बातें फिट करेंगी सीजियम के लिए। तो इतनी बातें
यह इतनी वैल्यूज आपने याद रखनी है, ठीक है। हाँ बेटा याद रख सकते हो इनको, एक बार लिख के देखना, हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। और आपका होमवर्क यही रहेगा बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपने याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज मेमोराइज करनी है आपने, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछ के जो है इन वैल्यूज को यूज करूंगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, इतना सा काम किया आपने थोड़ा सा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये सर बिल्कुल क्लियर है। याद कर लेना बेटा इनको, ठीक है। ओके सर।